सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों पर। इसके साथ ही हम कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे, जिसमें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ नए जोड़े गए डीपीएसपी, नए जोड़े गए नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आलोचकों के द्वारा की गई टिप्पणियां और उनके द्वारा जो आलोचनाएं की गई उस पर चर्चा करेंगे। और भाग 4 के बाहर कौन से सरकार के दायित्व दिए गए हैं, कौन सी सरकार की नीति के लिए निर्देशित किए गए हैं, उन तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे और मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर देखेंगे तथा मूल अधिकार और डीपीएसपी में जो विवाद से संबंधित न्यायालय के कुछ वाद हैं, न्यायालय के निर्णय हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो इन 4-5 बिंदुओं पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान संशोधन के द्वारा नए जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें हम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े हुए डीपीएसपी और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नए जोड़े हुए डीपीएसपी और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 97वें संशोधन 2012 के द्वारा और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नए जोड़े गए डीपीएसपी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से नए निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। तो अनुच्छेद 39F, अनुच्छेद 39F में जो निर्देशक तत्व है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब इसमें विषय वस्तु क्या है? अनुच्छेद 39F में बच्चों से संबंधित प्रावधान किया गया है। 39F में क्या कहा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण प्रदान किया जाए, स्वतंत्र एवं गरिमामय, ताकि बच्चे अपना स्वस्थ विकास कर सकें और साथ ही बच्चों को शोषण से नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से भी सुरक्षा करने की बात की गई है। बच्चों का कोई नैतिक रूप से परित्याग नहीं करे, आर्थिक रूप से परित्याग नहीं करे, इससे सुरक्षित करने के लिए राज्य को कर्तव्य सौंपा गया है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि 39F 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। विषय वस्तु पर हमने पहले चर्चा कर ली, इसलिए आप पीछे जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीजें आनी जरूर चाहिए। जो परीक्षा का पैटर्न है, कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा निर्देशक तत्व 42वें के द्वारा जोड़ा गया है, कौन सा निर्देशक तत्व 46वें के द्वारा जोड़ा गया है, कौन सा 44वें के द्वारा जोड़ा गया है, कौन सा 47वें के द्वारा जोड़ा गया, कौन सा 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 3-4 जो संविधान संशोधन के द्वारा नए निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। प्रश्न इसमें से कई बार पूछा जाता है। तो 42वें के द्वारा 39F जोड़ा गया है। उसके बाद में दूसरा है 39A। 39A में क्या दिया हुआ है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 में क्या दिया हुआ है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, निःशुल्क विधिक सहायता। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। फिर आता है 43A। 43A में कर्मकारों को यानी कर्मकारों को औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी की बात की गई है।
कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी की बात की गई है। ठीक है। चौथा डीपीएसपी जोड़ा गया है 48A। अब एक बात तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे देखो 43 के बाद में 43A है, 48A है, इसका मतलब ये बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन ये बात 39 वाले पर लागू नहीं होती। 39A से लेकर G तो मूल संविधान में ही थे। 39F बाद में जोड़ा था, 39 कैपिटल A बाद में जोड़ा था, 43A बाद में जोड़ा था, 48A बाद में जोड़ा था। 48A है पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। तो ये 4 डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। चारों आपके याद फिंगर टिप होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ही डीपीएसपी जोड़ा गया था। 44वें के द्वारा कौन सा जोड़ा गया था? 38(2). 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया था। 38(2) में क्या प्रावधान है? 38(2) में प्रावधान किया गया कि राज्य क्या करेगा, एक तो आय की असमानता दूर करने का प्रयास करेगा, आय की असमानता दूर करने का प्रयास करेगा। और दूसरा क्या करेगा राज्य? प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता, विभिन्न लोगों के मध्य और समूह के मध्य प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाएं की असमानता कम करने का प्रयास करेगा। ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है 38(2) का। फिर आता है 97वां संविधान संशोधन 2012। इसमें 43B जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समितियों के उन्नयन की बात की गई है। सहकारी समितियों के उन्नयन की बात की गई है। तो ये 3 संविधान संशोधन के द्वारा अलग अलग तत्व इसमें जोड़े गए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 की भाषा में परिवर्तन किया गया था। वो भी अपन देख लेते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2002 के द्वारा किस में परिवर्तन किया गया था? अनुच्छेद 45 की भाषा में परिवर्तन किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 से पहले अनुच्छेद 45 की भाषा में क्या था? किस आयु वर्ग के बच्चों के बारे में प्रावधान था? 14 वर्ष के बच्चों के बारे में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 10 वर्ष में, इसमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ था, 10 वर्ष में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान थे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए गए थे। और सबसे खास बात है कि इसमें टाइम भी दिया गया था, 10 वर्ष में आपको करना है। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस जो शब्दावली है, इस प्रावधान को हटा के क्या कर दिया कि 6 वर्ष तक के बच्चों के 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा संबंधी प्रावधान कर दिए गए। देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रावधान का प्रयास राज्य करेगा। ये 2 प्रावधान इसमें जोड़ दिए। तो इसमें ये इसकी लैंग्वेज चेंज हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई पहली बात, कौन से निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए हैं। दूसरी बात करते हैं टिप्पणियाँ और आलोचनाओं की। कई लोग हमारे नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हैं, कई लोग उन पर टिप्पणियां करते हैं, कहते हैं कि ये तो, कई लोग कहते हैं कि ये तो गांधी जी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि थी।
तो कई लोग इसकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि ये अवाद योग्य हैं। तो अवाद योग्य होने के कारण, जैसे केटी शाह ने कहा है, केटी शाह ने आलोचना करते हुए क्या कहा है, केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। बैंक की सुविधा पर निर्भर है, ये केटी शाह ने कहा है। और केटी शाह ने एक बात और कही है कि ये अतिरेक कर्मकांडी हैं, कर्मकांडों का अतिरेक हो गया है, अतिरेक कर्मकांडी। ये दो कथन आलोचना करते हुए केटी शाह के द्वारा कहे गए थे। टीटी कृष्णामाचारी ने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का कूड़ागर कहा है। कहा कि संविधान निर्माताओं ने भावनाओं में बहकर अनेक ऐसे वादे कर दिए जो कभी पूरा होने वाले नहीं हैं। इसलिए टीटी कृष्णामाचारी ने क्या कहा, भावनाओं का कूड़ाघर कहा है। इसी प्रकार जेनिंग ने आलोचना करते हुए कहा है, जेनिंग विदेशी टिप्पणीकार थे, उन्होंने कहा है कि ये फेबियन समाजवादी हैं। नीति निर्देशक तत्व किसकी तरह हैं, फेबियन समाजवाद की तरह हैं, जिसमें से समाजवाद गायब है। और जेनिंग ने तो इतना भी कहा था कि ये पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है, पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। पुण्य आत्मा कौन थी, पुण्य आत्मा पटेल, नेहरू, गांधी, ये थी पुण्य आत्मा, तो इनकी महत्वाकांक्षा है। नसीरुद्दीन ने भी डीपीएसपी की आलोचना करते हुए कहा है कि नववर्ष के पहले दिन किए जाने वाले वादों की तरह हैं। नववर्ष के पहले दिन हम वादे करते हैं, उन वादों की तरह हैं। पहले दिन किए जाने वाले वादों की तरह हैं जो दूसरे दिन या जनवरी में ही टूट जाते हैं, जो दूसरे दिन टूट जाते हैं। तो ये नसीरुद्दीन ने कहा है डीपीएसपी की आलोचना करते हुए। और कैसी विहेर ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य एवं आकांक्षाओं के घोषणा पत्र हैं। लक्ष्य और आकांक्षाओं के घोषणा पत्र हैं, लक्ष्य और आकांक्षाओं के घोषणा पत्र। ये इन विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीति निर्देशक तत्वों पर टिप्पणी की गई है। और ऑस्टिन ने कहा है कि ये सामाजिक क्रांति के साधन हैं। ऑस्टिन ने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन हैं। सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन इनको कहा है, प्राप्त करने के साधन। कुछ विद्वानों ने इनकी तारीफ भी की है, जैसे ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि ये संविधान का सार तत्व है। ठाकुरदास भार्गव ने डीपीएसपी को क्या कहा है, संविधान का सार तत्व है, संविधान का सार तत्व कहा है। अंबेडकर ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है, अंबेडकर ने कहा है कि ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अंबेडकर ने क्या कहा है कि डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं तथा संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। और अंबेडकर ने ही इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा था कि कोई भी सरकार जो दोबारा सत्ता में आना चाहती है वो सरकार इन डीपीएसपी की अवहेलना नहीं कर सकती, और ऐसी कोई सरकार नहीं है जो दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहती। यानी डीपीएसपी के पीछे राजनीतिक शक्ति है, जनमत की शक्ति है। जब कई विद्वानों ने आलोचना की थी कि इनके पीछे कोई वैधानिक शक्ति तो है नहीं, न ये वाद योग्य हैं,
तब अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इनके पीछे जनमत की शक्ति है, जनता की शक्ति है। जो सरकार सत्ता प्राप्त करना चाहती है उनको इनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये विद्वानों के द्वारा विभिन्न टिप्पणियाँ और आलोचनाएं थी। अब विद्वानों के द्वारा जो टिप्पणी और आलोचना की गई थी, क्या वो सच थी क्या? क्योंकि इनकी आलोचना सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर थी कि डीपीएसपी अवाद योग्य हैं, इनका क्रियान्वयन न्यायालय के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। तो इस आधार पर इनकी जो आलोचना की गई थी वो आलोचना ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि अधिकांश डीपीएसपी का क्रियान्वयन करवाया जा चुका है, और जिसको हम अभी देखते हैं, आपको बताएंगे कि किस प्रकार इनका क्रियान्वयन करवाया जा चुका है। और साथ ही हमारे संविधान में अनेक संशोधन डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए किए गए थे, और इंदिरा गांधी तो यहाँ तक आगे बढ़ गई थी डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए, उन्होंने मूल अधिकार से ज़्यादा प्राथमिक डीपीएसपी को बना दिया। डीपीएसपी को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन करके ये प्रावधान करवा दिया था कि डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए मूल अधिकार का हनन किया जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार इनका क्रियान्वयन हुआ है। जैसे समान न्याय और निःशुल्क सहायता एक डीपीएसपी है 39A में, है ना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसके लिए सरकार ने क्या बनाया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, नालसा बनाया है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया है। और ये विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को क्या प्रदान करता है? निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। सरकार ने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करवाया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, ये ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार के द्वारा अमेरिका की मदद से 1952 में लागू किया था। आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, नरेगा जिसको बोलते हैं। मनरेगा का सरकार ने कानून बनाया, लोगों को रोज़गार देने के लिए कानूनी गारंटी दी है। वो अनुच्छेद 41 को क्रियान्वयन करवाने के लिए दी गई है, क्योंकि 41 में कहा कि लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे में लोगों को सहायता प्रदान करनी होगी। तो लोगों को सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाती है, ये भी डीपीएसपी का क्रियान्वयन करवाने के लिए है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है। इसी प्रकार जमींदारी उन्मूलन कानून, भूमि सुधार कानून का निर्माण करवाया गया, जो 39B और C का क्रियान्वयन करवाने के लिए लागू किए गए थे। 39B और C को लागू करवाने के लिए तो सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकरार भी हुई थी, जिसको हम आगे इसमें देखेंगे। सरकार के द्वारा संशोधन किए जाते थे, न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर देती थी। फिर सरकार के द्वारा उनके निर्णयों को, न्यायपालिका के निर्णयों को बदलने के लिए वापस संविधान संशोधन किए गए थे। और आखिर में जो एक मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, उसको तो ख़त्म तक कर दिया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि डीपीएसपी केवल पुण्य आत्माओं की घोषणाएं हैं, केवल वादे हैं जो जनवरी में टूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पंचवर्षीय योजनाएं भी डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए बनाई गई थी। इसी प्रकार जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 46 को क्रियान्वित करवाने के लिए दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान राज्य के द्वारा किए जाएंगे। गोवध निषेध के कानून बनाए गए हैं डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए। हमारे यहाँ जो विदेश नीति है, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की विदेश नीति, वो भी अनुच्छेद 51 को लागू करवाने के लिए अपनाई गई है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रावधान हैं। और पंचायतों को गठन करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया है, जिसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से डीपीएसपी को सरकार के द्वारा लागू करवाया गया है। तो इसलिए ये जो आलोचनाएं हैं कि ये अवाद योग्य है, ये ठीक नहीं है।
आप देखोगे संविधान संशोधन, जैसे पहला संविधान संशोधन है, चौथा है, 17वां है, 24 संविधान संशोधन, 25वां, 26वां, 29वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन। ये सारे जो संविधान संशोधन हैं ये डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए ही किए गए थे। ये सारे संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए किए गए थे, इसलिए आलोचनाएं करना ठीक नहीं है। डीपीएसपी को भी सरकार ने उतनी गंभीरता से लागू किया है। इसके बाद में देखिए टिप्पणी और आलोचना के बाद में भाग 4 के बाहर कुछ निर्देशक तत्व हैं, कुछ सरकार को निर्देश दिए गए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखो भाग 4 के बाहर कौन कौन से निर्देशक तत्व हैं, जैसे एक तो 335 अनुच्छेद 335 में कहा गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के दावों को ध्यान में रखते हुए सरकार को प्रशासनिक कार्य कुशलता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि सरकार आरक्षण देते समय प्रशासनिक कार्य कुशलता का भी ध्यान रखे। भाई जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जाति हैं, इनको जब आरक्षण देते हैं तो उस समय प्रशासनिक कार्य कुशलता को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि सारे पद ही आरक्षण से भर दें और प्रशासन की कार्य कुशलता प्रभावित हो जाए। योग्यता वाले लोगों को भी नौकरी में लेना है और जिन वंचित वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान करने के लिए उनको भी नौकरी में लेना है, लेकिन दोनों का बैलेंस बनाए रखना है ताकि प्रशासनिक कार्य कुशलता प्रभावित न हो। ये सरकार के लिए निर्देश दिया गया अनुच्छेद 335 में। इसी प्रकार का निर्देश अनुच्छेद 350 ए में दिया गया है, जिसमें सरकार को कहा गया कि सरकार क्या करेगी, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देगी। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करेगी। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात की गई है। राज्य क्या करेगा, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगा। ये राज्य के लिए भाग 4 से अलग निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350 ए और अनुच्छेद 351 इनमें राज्य के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आपने वेंकटचलैया आयोग का नाम सुना होगा, वेंकटचलैया आयोग, या जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NCRWC, नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू फॉर वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु आयोग। ये 2002 में बना था, वेंकटचलैया की अध्यक्षता में बना था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेंकटचलैया आयोग बोलते हैं। इस वेंकटचलैया आयोग ने नीति निर्देशक तत्वों का नाम क्या बताया था कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, इनका नाम रखना चाहिए नीति निर्देशक तत्व एवं कार्यवाही के सिद्धांत। नीति निर्देशक तत्व एवं कार्यवाही के सिद्धांत एवं कार्यवाही सिद्धांत, ये नाम रखने की सिफारिश वेंकटचलैया आयोग के द्वारा की गई थी कि डीपीएसपी का नाम क्या रख देना चाहिए, डीपीएसपी एंड एक्शन, नीति निर्देशक तत्व एवं कार्यवाही सिद्धांत, इसका नाम हमें रखना चाहिए। ये सिफारिश वेंकटचलैया आयोग के द्वारा 2002 में ये बना था, इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद में मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में संबंधों पर। तो इसमें हम दो बातों पर चर्चा करेंगे, एक तो इनमें अंतर क्या है डीपीएसपी और मूल अधिकार में, दूसरा इनसे संबंधित विवाद और यानी न्यायिक निर्णयों की बात करेंगे। न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्णय दिए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे अंतर पर कि डीपीएसपी और एफआर यानी फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो आइए देखो क्या अंतर है। मूल अधिकार
और इधर लिखते हैं डीपीएसपी। मूल अधिकार कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35। डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इस पर हमने चर्चा कर ली थी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं। मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। डीपीएसपी अवाद योग्य हैं। इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते और सरकार किसी विधि के द्वारा डीपीएसपी का उल्लंघन करे तो भी न्यायालय में नहीं जा सकते। मूल अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हैं, कुछ समूह को भी प्राप्त हैं, जबकि डीपीएसपी समूह को प्राप्त हैं, समूह की बात करते हैं। मूल अधिकार इनकी प्रकृति ज़्यादा नकारात्मक है, यानी मूल अधिकार राज्य को कुछ करने से प्रतिबंधित करते हैं, राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। डीपीएसपी की प्रकृति क्या है? सकारात्मक है, यानी डीपीएसपी के माध्यम से राज्य जनता के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करता है, जनता की भलाई के कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सकारात्मक प्रकृति। तो ये मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर है। सभी चीज़ों पर पहले हमने चर्चा कर ली, इसलिए सिर्फ हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मूल अधिकार और डीपीएसपी में विवाद क्यों उत्पन्न हुआ और इस विवाद उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से न्यायिक निर्णय आए और न्यायिक निर्णयों में क्या क्या बातें न्यायालय के द्वारा कही गई थी। तो पहला तो हम ये देखेंगे कि डीपीएसपी और मूल अधिकार के बीच में विवाद उठा ही क्यों, इनके बीच में विवाद हुआ क्यों। तो आपको अनुच्छेद 13(2) याद होगा। अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 13(2) में क्या प्रावधान है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो या जो मूल अधिकारों को सीमित करती हो, जो मूल अधिकारों को सीमित करती हो या मूल अधिकारों को कम करती हो। तो राज्य ऐसी क्या नहीं बनाएगा? विधि नहीं बनाएगा। राज्य क्या नहीं बनाएगा? विधि। कैसी विधि नहीं बनाएगा? जो विधि मूल अधिकारों का हनन करती हो या जो विधि मूल अधिकारों को कम कर दे, जो विधि मूल अधिकारों को सीमित कर दे। अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है तो वही न्यायालय उस विधि को शून्य घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित करता है, उस विधि को अवैध घोषित कर सकता है। ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 13(2) में। दूसरी तरफ प्रावधान है 37, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि डीपीएसपी में जो तत्व दिए गए हैं इनको विधि बनाकर लागू करवाना, डीपीएसपी के तत्वों को विधि बनाकर लागू करवाना राज्य का कर्तव्य है। विधि बनाकर लागू करवाना राज्य का कर्तव्य है। ये दो प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 37 तो ये कहता है कि भाग 4 में जो तत्व दिए गए हैं कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, लोगों के पास उद्योगों का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें विधि बनाकर लागू करवाने का काम राज्य करेगा। और राज्य ने उन तत्वों को लागू करवाने के लिए विधि भी बनाई है
और संविधान संशोधन भी किए हैं, दोनों ही काम किए हैं राज्य ने। किसके लिए? अनुच्छेद 37 की पालना में संविधान संशोधन भी किए हैं और विधि भी बनाई है। विधि बनाकर और संविधान संशोधन करके भाग 4 में जो तत्व दिए गए हैं उनको राज्य ने लागू किया है। और भाग 3 में जो 13(2) में कहा गया कि राज्य कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो। फिर भी अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है, विधि बना देता है जो मूल अधिकारों को कम करती है, तो न्यायालय उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उस विधि को अवैध घोषित कर सकता है, उस विधि को शून्य घोषित कर सकता है। यानी अनुच्छेद 13(2) विधि बनाकर मूल अधिकारों को सीमित करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। 37(2) कहता है कि भाई नीति निर्देश तत्वों को राज्य को लागू करना उसका कर्तव्य है। अब दोनों में टकराव क्यों होता है? देखो, इसके लिए अपने को 2 अनुच्छेद और देखने पड़ेंगे। अनुच्छेद 29(2) अनुच्छेद 29(2) ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देने में जाति, धर्म, मूल वंश और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 29(2) तो ये कहता है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 46 है। 46 कहता है कि SC, ST और समाज के दुर्बल वर्ग के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों को राज्य बढ़ावा देगा। ठीक है। ये 2 अनुच्छेद हैं। ये तो कहाँ लिखा गया है? DPSP में लिखा गया है। और ये कहाँ लिखा गया है? मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में लिखा गया। ये 2 अनुच्छेद, और दोनों अनुच्छेद क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं। अनुच्छेद 29(2) तो ये कहता है कि किसी शिक्षण संस्थान में अगर आप प्रवेश देते हो तो वहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। अनुच्छेद 46 कहता है कि भाई SC, ST है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के दुर्बल वर्ग, इनके शिक्षा संबंधी हितों को राज्य बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये दोनों अनुच्छेद एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इसी कारण से विवाद पहली बार उत्पन्न हुआ था। तो राज्य तो क्या करता है? अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, और अनुच्छेद 29(2) जाति के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने के लिए मना करता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण पहली बार 1950 में ये विवाद सामने आया था। और विवाद कौन से वाद में आया था? चंपाकम दोराइजन नाम से ये न्यायालय के समक्ष आया था। चंपाकम दोराइजन वाद 1951। अब ये वाद क्या था? ये वाद उत्पन्न क्यों हुआ? सबसे पहले मद्रास राज्य के द्वारा 1950 में जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया गया था। भाई ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ? तो इसका जवाब है 1950 में मद्रास में क्या किया गया? मद्रास राज्य में जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दे दिया। जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया गया। मेडिकल में प्रवेश
दिया। तो मद्रास राज्य ने तो जो अनुसूचित जातियां थी, जनजातियां थी, पिछड़े वर्ग थे, उनको जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया। तो चंपाकम नाम का जो व्यक्ति है वो न्यायालय पहुंच गया और न्यायालय में इन्होंने कहा कि भाई जाति के आधार पर जो आप प्रवेश दे रहे हो वो ठीक नहीं है, इससे हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। क्योंकि अनुच्छेद 29(2) में कहा ही गया है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देते समय किसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते? जाति, धर्म, मूल वंश और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और मद्रास राज्य ने क्या कर दिया? जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दे दिया। तो चंपाकम दोराइजन नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये जो प्रावधान मद्रास राज्य में किया गया है, मद्रास राज्य में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है, इससे हमारे अनुच्छेद 29(2) के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। तो ये विवाद था, क्योंकि राज्य का तो कर्तव्य था कि अनुच्छेद 46 को क्रियान्वित करवाए, क्योंकि उसमें तो कहा गया कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा दे। तो मद्रास राज्य ने बढ़ावा दिया जाति के आधार पर। और 29(2) कहता है कि आप शिक्षण संस्थानों में प्रवेश जाति के आधार पर नहीं दे सकते। तो इसलिए दोनों डीपीएसपी और मूल अधिकारों के विरोधाभासी होने के कारण पहला विवाद चंपाकम दोराइजन का आया था। अब इस विवाद में न्यायालय ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट में जब विवाद गया तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई मद्रास राज्य के द्वारा ये जो जाति के आधार पर प्रवेश दिया गया है ये क्या है? अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य के इस निर्णय को क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। क्योंकि मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। भाई यहाँ विवाद मूल अधिकार और डीपीएसपी के मध्य हो रहा था। तो डीपीएसपी तो आप जानते हो अवाद योग्य हैं, मूल अधिकार वाद योग्य हैं। और मूल अधिकारों का संरक्षण किसके पास है? संरक्षक कौन होता है? न्यायालय होता है। इसलिए न्यायालय ने मूल अधिकारों का पक्ष लिया और कहा कि जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है ये आरक्षण अवैध है। तो न्यायालय ने इस आरक्षण को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो पहला विवाद डीपीएसपी और मूल अधिकारों के मध्य चंपाकम दोराइजन वाद में आया था। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार का क्या स्टैंड रहा? जब न्यायालय ने ये निर्णय अवैध कर दिया तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलटने के लिए संविधान में संशोधन किया और सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन किया। प्रथम संविधान संशोधन किया। प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा सरकार ने अनुच्छेद 15(4) का प्रावधान जोड़ दिया। अनुच्छेद 15(4) यानी मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ दिया? अनुच्छेद 15(4). भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो उस निर्णय को सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से पलट सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया जाता है उसके विरुद्ध सरकार संविधान संशोधन लाके उस निर्णय को पलट सकती है। और इसी के माध्यम से प्रथम संविधान संशोधन से इस निर्णय को सरकार ने अनुच्छेद 15(4) जोड़कर पलट दिया। 15(4) में क्या प्रावधान है? 15(4) में ये प्रावधान है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी जो अनुच्छेद 46 में बात कही थी उनको मूल अधिकारों में जोड़ दिया। तो मूल अधिकारों में अब ये अधिकार भी हो गया कि जाति के आधार पर राज्य कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये तो पहला वाद आया था मूल अधिकार और डीपीएसपी के मध्य। अब इस प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा एक तो ये प्रावधान जोड़ा गया था और कुछ प्रावधान और जोड़े गए थे। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी अनुच्छेद 31(a) और अनुच्छेद 31(b). ये प्रावधान भी प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने संविधान में जोड़े थे। अनुच्छेद 31(a) तो क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 31(a) संपत्ति के अधिकार को सीमित करता है। और अनुच्छेद 31(b) के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी
नवी अनुसूची का मतलब है अगर किसी कानून को हम नवी अनुसूची में डाल देते हैं तो उस कानून का न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, उस कानून को न्यायालय अवैध नहीं ठहरा सकता। किस आधार पर? कि ये कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इस आधार पर नवी अनुसूची में डाले गए किसी कानून का न्यायालय पुनरावलोकन नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से ऐसे कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध होते हैं, सरकार उनको नवी अनुसूची में डाल देती है 31B के तहत, तो उनका न्यायालय पुनरावलोकन नहीं कर सकता। तो ये प्रावधान प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिए। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। ये दोनों प्रावधान क्या हैं? संपत्ति के अधिकार को सीमित करने वाले हैं, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था और भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमता थी, उसको कम करने के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून और भूमि सुधार कानून लाए गए थे, और जिनको न्यायालय में संपत्ति के अधिकार के तहत चुनौती मिल रही थी, क्योंकि लोगों के पास संपत्ति का मूल अधिकार था और सरकार क्या कर रही थी? संपत्ति छीन रही थी। इसलिए सरकार ने संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31A और B जोड़ दिया प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरा जो वाद उत्पन्न होता है, दूसरा जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, उसका कारण देखिए कौन से संविधान के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 39(b) और (c). अनुच्छेद 19(1)(f) तो क्या करता है? संपत्ति के अर्जन एवं विक्रय की स्वतंत्रता देता है। संपत्ति के अर्जन और विक्रय की स्वतंत्रता देता है। और 39(b) और (c) क्या कहता है? 39(b) क्या कहता है? 39(b) ये कहता है कि समाज के या समुदाय के भौतिक संसाधन, समाज के या समुदाय के भौतिक संसाधन का नियंत्रण और स्वामित्व, समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं स्वामित्व समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं, समाज में या समुदाय में जो उत्पादन करने वाली चीज़ें हैं, खनिज हैं, कोयला है, लोहा है, जो भौतिक संसाधन निकलते हैं, उनका मालिकाना हक समुदाय के पास ही होना चाहिए, किसी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद है 39(c). 39(c) क्या कहता है? 39(c) कहता है कि धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। धन का और उत्पादन के साधनों का, एक व्यक्ति के पास ज़्यादा धन इकट्ठे नहीं होना चाहिए। यानी धन और संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, इसका मतलब है कि धन ज़्यादा एक व्यक्ति के पास नहीं हो, उत्पादन के साधन भी ज़्यादा एक व्यक्ति के पास नहीं हो, तो किसके पास हो? पूरे समुदाय में बटा होना चाहिए। भाई धन एक व्यक्ति के पास इकट्ठा हो जाएगा तो दूसरे लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं, वो व्यक्ति उस धन का और उत्पादन के साधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए करेगा। जबकि अनुच्छेद 39 ये कहता है कि अर्थव्यवस्था इस प्रकार चलाई जानी चाहिए ताकि धन और उत्पादन के साधनों से जो फ़ायदा प्राप्त होता है वो समाज के काम में आ सके। तो यहाँ तो ये धन और उत्पादन के साधनों को समाज में बांटने की बात करते हैं। और अनुच्छेद 19(1)(f) क्या कहता है? व्यक्ति को कितनी भी संपदा अर्जित करने की बात करते हैं कि भाई व्यक्ति संपदा अर्जित कर सकता है, विक्रय कर सकता है, उसका ये मूल अधिकार है। जबकि DPSP कहता है कि भाई नहीं, संपत्ति सब में बटी होनी चाहिए। तो दोनों विरोधाभासी हो गए। तो दूसरा विवाद इन दोनों के कारण आया था। तो दूसरा विवाद क्यों आया, बात समझ में आ गई? मूल अधिकार 19(1)(f) यानी संपत्ति के अधिकार के कारण आया था, और इधर DPSP कहता है भाई संपत्ति समाज में बटी होनी चाहिए।
तो इसलिए दूसरा विवाद आया था जिसका नाम है शंकरी प्रसाद वाद 1951। दूसरा जो वाद आया था न्यायालय के सामने वो आया था शंकरी प्रसाद वाद। शंकरी प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। शंकरी प्रसाद वाद 1951 में आया था। तो शंकरी प्रसाद वाद इसलिए आया था क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31A और B जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31A और B जोड़ा गया था। इन दोनों अनुच्छेदों के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। तो इसी प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसादवाद में चुनौती दी गई थी। यानी शंकरी प्रसादवाद में क्या किया गया था, ये वाद क्यों उत्पन्न हुआ? प्रथम संविधान संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन क्या करता है? संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित करता है, जबकि 19(1)(f) में संपत्ति का रखने का अधिकार है। इसलिए इसको शंकरी प्रसाद के द्वारा चुनौती दी गई थी। तो जब चुनौती दी गई तो न्यायालय ने क्या कहा था? भाई विवाद तो क्यों उत्पन्न हुआ? प्रथम संविधान संशोधन के कारण विवाद तो इसलिए उत्पन्न हुआ। न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय में मामला सुनवाई के लिए गया था। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। न्यायालय ने क्या कहा? संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार में, FR का मतलब है फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। जबकि शंकरी प्रसाद ने ये कहा था कि मिलॉर्ड, संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मूल अधिकार को कम किया गया है, जबकि अनुच्छेद 13 इस प्रकार के कार्य को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 13 में तो कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित करती हो, मूल अधिकारों को कम करती हो। ये बात शंकरी प्रसाद ने न्यायालय के सामने उठाई थी कि अनुच्छेद 13(2) हमें संरक्षण देती है, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए वो एक गार्ड की तरह कार्य करती है। लेकिन न्यायालय ने इसमें ये कहा कि अनुच्छेद 13(2) है ना, ये विधि पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 13(2) किस पर प्रतिबंध लगाता है? राज्य के द्वारा किसी बनाई गई विधि के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 13(2) विधि की बात करता है, जबकि सरकार ने तो संविधान संशोधन के द्वारा आपके मूल अधिकारों को कम किया है। सरकार ने किसके द्वारा कम किया है? संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद 13(2) किस पर प्रतिबंध लगाती है? विधि पर प्रतिबंध लगाती है। यानी अनुच्छेद 13(2) में ये कहा गया कि राज्य कोई विधि नहीं बनाएगा मूल अधिकारों को सीमित करने वाली। संविधान संशोधन की बात वो नहीं करती है। अनुच्छेद 13(2) किसको रोकती है? विधि बनाकर मूल अधिकारों को कम करने पर रोक लगाती है, संविधान संशोधन पर रोक नहीं लगाती। यानी न्यायालय ने ये कहा कि विधि अलग है, संविधान संशोधन विधि अलग है। अनुच्छेद 13(2) विधि पर प्रतिबंध लगाता है, संविधान संशोधन पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसलिए न्यायालय ने इस मामले में ये कहा कि भाई संविधान संशोधन विधि के द्वारा मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है, जबकि विधि के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि विधि के द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित करने पर अनुच्छेद 13(2) प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 13(2) विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित करने पर प्रतिबंध लगाता है। न्यायालय ने कह दिया कि भाई विधि तो अलग होती है, संविधान संशोधन अलग होता है। संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, जबकि विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता।
तो शंकरी प्रसादवाद में न्यायालय ने प्रथम संविधान संशोधन को क्या मान लिया? वैध मान लिया। क्यों? जो संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था वो संविधान संशोधन विधि के द्वारा किया गया था। तो इसका मतलब है इस वाद में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) किस पर प्रतिबंध लगाती है? विधि पर प्रतिबंध लगाती है। विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, जबकि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 में जो विधि है उस विधि का मतलब क्या बताया? सामान्य विधि, यानी सामान्य विधि से मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन विधि के द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों को सीमित कर दिया। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो ये था शंकरी प्रसादवाद, जो अनुच्छेद 39(b) और (c) तथा अनुच्छेद 19(1)(f) के बीच में विरोध के कारण उत्पन्न हुआ था। तो जो भी मूल अधिकार और डीपीएसपी के मध्य विवाद होते हैं वो सारे 39(b), (c) को लागू करवाने के लिए और संपत्ति के अधिकार के कारण होते हैं। तीसरा जो विवाद आया है वो है गोलकनाथ का वाद। गोलकनाथ वाद 1967। तीसरा वाद आया था गोलकनाथ वाद 1967। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सुब्बाराव के सुब्बाराव। गोलकनाथ का वाद क्यों आया था पहले इसको देखते हैं। गोलकनाथ का वाद आया था पंजाब में था ये मामला। पंजाब में गोलकनाथ के पास 500 बीघा ज़मीन थी। कितनी ज़मीन थी? 500 बीघा ज़मीन थी और सरकार ने इसको क्या कर लिया? अधिग्रहित कर लिया। सरकार ने इस ज़मीन को ले लिया और सरकार ने इस ज़मीन को लेके 17वें संविधान संशोधन 17वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? 9वीं अनुसूची में। यानी पंजाब राज्य के द्वारा गोलकनाथ की ज़मीन को एक कानून के द्वारा अधिग्रहित कर लिया। भूमि सुधार कानून बनाया था पंजाब ने और उस कानून के द्वारा गोलकनाथ की ज़मीन को ले ली और उस कानून को 17वें संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ डाल दिया? 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची में इसलिए डाला कि 9वीं अनुसूची में जिस कानून को रख देते हैं उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, चाहे वो कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन ही करो। इसलिए 17वें संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब का भूमि सुधार कानून जिसके माध्यम से गोलकनाथ की ज़मीन ली थी उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। ये विवाद था। तो गोलकनाथ ने इसको न्यायालय में चुनौती दी। तो न्यायालय ने क्या कहा? देखो न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद में क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी शंकरी प्रसादवाद में जो निर्णय न्यायालय ने दिया था उस न्यायालय के निर्णय को गोलकनाथ वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, उसके एकदम उल्टा निर्णय दिया और क्या कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा भी संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन नहीं किया जा सकता। जबकि
शंकरी प्रसादवाद में कहा था कि संविधान संशोधन के द्वारा तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। यहाँ कह दिया कि भाई न तो विधि से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते और न ही संविधान संशोधन से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते, यानी न तो विधि से संशोधन कर सकते और न ही संविधान संशोधन विधि से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते, न संविधान संशोधन से संशोधन कर सकते। यानी न्यायालय के द्वारा ये कह दिया कि अनुच्छेद 13(2) में जो विधि शब्द है ना, उसका मतलब सामान्य विधि भी है और उसका मतलब संविधान संशोधन विधि भी है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में विधि के द्वारा मूल अधिकारों को संशोधन करने पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ न्यायालय ने कह दिया कि उस विधि का मतलब सामान्य विधि भी है और संविधान संशोधन विधि भी है। जबकि शंकरी प्रसाद वाले मामले में न्यायालय ने क्या कहा था कि अनुच्छेद 13 में जो विधि है उसका मतलब सामान्य विधि है, संविधान संशोधन विधि नहीं है। यहाँ पे न्यायालय ने कह दिया कि भाई मूल अधिकारों में तो संशोधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूल अधिकार क्या हैं? मूल अधिकार पवित्र दस्तावेज हैं और मूल अधिकार क्या हैं? सर्वोच्च दस्तावेज हैं, पवित्र और सर्वोच्च हैं, जिनमें कभी संशोधन नहीं हो सकता। तो गोलकनाथवाद में शंकरी प्रसाद के निर्णय को न्यायालय ने पलट दिया और संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन करने पर रोक लगा दी। यहाँ पे गोलकनाथवाद में मूल अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित करी और कहा कि मूल अधिकार सर्वोच्च और पवित्र दस्तावेज हैं, जिनमें संशोधन हो ही नहीं सकता, न तो विधि के द्वारा कर सकते न संविधान संशोधन विधि के द्वारा कर सकते। यानी शंकरी प्रसादवाद में न्यायालय ने जो विधि और संविधान संशोधन विधि में अंतर बताया था, उस अंतर को गोलकनाथ वाले मामले में वापस समाप्त कर दिया। गोलकनाथवाद में इस निर्णय के बाद में सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी? सरकार ने क्या किया? देखो, सरकार ने इसके बाद में 24वां और 25वां और 26वां संविधान संशोधन किया। 24, 25, 26 वा संविधान संशोधन किया। 24वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान कर दिया सरकार ने? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने अनुच्छेद 13(4) में ये जोड़ दिया कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है। 24वां संविधान संशोधन सरकार ने क्यों किया और ये प्रावधान क्यों जोड़ा? क्योंकि गोलकनाथवाद में न्यायालय ने कह दिया था कि भाई मूल अधिकारों में न तो विधि से संशोधन कर सकते न संविधान संशोधन विधि से संशोधन कर सकते। तो उसकी प्रतिक्रिया में ये प्रावधान जोड़ा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) आपने देखी होगी। 13(2) किस पर प्रतिबंध लगाता है? विधि पर लगाता है। और न्यायालय ने गोलकनाथवाद में कहा कि भाई इस विधि का मतलब क्या है? सामान्य विधि भी है और संविधान संशोधन विधि भी है। यानी मूल अधिकारों में न तो सामान्य विधि से संशोधन कर सकते न संविधान संशोधन विधि से संशोधन कर सकते। इसलिए 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) में ये बात जोड़ी गई थी कि 13(2) की बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। 13(2) की बात केवल विधि से संशोधन करते हैं उस पर लागू होगी। 13(2) की बात अगर किसी मूल अधिकार में संविधान संशोधन विधि से संशोधन करते हैं उस पर लागू नहीं होगी। यानी गोलकनाथवाद में जो निर्णय दिया था उसको यहाँ पे पलट दिया। फिर 25वें के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 25वें के द्वारा ये जोड़ दिया कि अनुच्छेद 39(b) और 39(c) अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्रभावी होंगे। इसका मतलब ये है
कि नीति निर्देशक तत्वों को, यानी इन दो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए इन मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है। ये प्रावधान जोड़ दिया अनुच्छेद 31C में। अनुच्छेद 31C में ये प्रावधान जोड़ दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए, कौन से नीति निर्देशक तत्वों को, 39B और C वाले को, किसका उल्लंघन किया जा सकता है? मूल अधिकार 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। और 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स को हटाया गया था। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको हटा दिया? प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। प्रीवी पर्स क्या होता है भाई? राजा महाराजाओं को सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती थी, उनको कुछ धन दिया जाता था, क्योंकि इसी शर्त पर उन्होंने अपनी रियासतों को, राज्यों को भारत में विलय किया था कि हम विलय होने के बाद में हमें कुछ पैसे देने चाहिए ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। उसको बोलते हैं प्रीवी पर्स। तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? वही DPSP को लागू करवाने के लिए, इन DPSP को लागू करवाने के लिए, क्योंकि 39B और C क्या कहता है कि धन का एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उत्पादन और भौतिक संसाधन का बंटवारा समाज में होना चाहिए, इसलिए प्रीवी पर समाप्त कर दिया। इसके बाद में अगला जो वाद आता है वो आता है केशवानंद भारती वाद। अगला जो मामला आता है वो आता है केशवानंद भारती वाद 1973 का। ये प्रसिद्ध मामला है, 1973 में आया था। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे SM सीकरी। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और ये 13 जजों की बेंच थी। आज तक भारत में सबसे बड़ी बेंच थी। इस मामले को 13 जजों ने सुना था और इसी वाद में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया था, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कौन सा सिद्धांत आया था? आधारभूत ढांचे का या मूलभूत ढांचे का या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया था। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत इसमें आया था, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये मामला क्यों आया, तो ये विवाद क्यों हुआ, ये विवाद के पीछे कारण क्या थे? केशवानंद भारती बिहार के थे और ये एक मठ के अध्यक्ष थे। और सरकार ने क्या किया, बिहार में जो भूमि सुधार कानून थे उनके द्वारा इनकी ज़मीन अधिग्रहित कर ली। इनकी ज़मीन सरकार ने ले ली थी और सरकार ने जिस कानून के द्वारा इनकी ज़मीन ली थी उस कानून को 29वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 29वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची में डाल दिया, यानी जो बात गोलकनाथ के साथ हुई थी 17वें संविधान संशोधन के द्वारा, वही बात केशवानंद भारती के साथ 29वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई। यानी जिस कानून के द्वारा इनकी ज़मीन ली थी उस कानून को कहाँ डाल दिया? 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब है उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, चाहे वो कानून किसी के मूल अधिकार का हनन ही करे। ठीक है, तो ये विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ था। तो केशवानंद भारती ने कहा कि भाई ये मेरा मठ है और मठ तो धार्मिक संस्था होती है। धार्मिक संस्था को अनुच्छेद 26 के तहत संपत्ति के अर्जन और विक्रय का अधिकार होता है और आप हमारी संपत्ति ले ली, यानी इनकी ज़मीन ले ली। तो इन्होंने 29वें संविधान संशोधन अधिनियम को न्यायालय में चुनौती दी थी और 29वें के साथ 24वें, 25वें, 26वें और 29वें, इन चारों ही संविधान संशोधन को केशवानंद भारती वाद में न्यायालय में चुनौती दी थी। तो न्यायालय ने इस वाद में क्या कहा, देखो, जब चारों संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी गई थी तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति रखती है। संसद संविधान के किसी भी भाग में
संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान संशोधन के द्वारा, संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यानी संसद क्या कर सकती है? संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है, कम कर सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में गोलकनाथ वाले निर्णय को पलट दिया, क्योंकि गोलकनाथ वाले मामले में तो कहा था कि संसद न तो विधि से और न संविधान संशोधन विधि से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जबकि केशवानंद भारतीवाद में क्या कह दिया कि वे संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी विधि के द्वारा तो नहीं कर सकती, जैसा कि 13(2) में कहा गया है। 13(2) में जो विधि शब्द है उसका मतलब केशवानंद भारतीवाद में तो क्या बताया? सामान्य विधि बताया कि मूल अधिकारों पर सामान्य विधि के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान संशोधन विधि के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी केशवानंद भारतीवाद ने भी 13 के अंतर्गत विधि और संविधान संशोधन विधि में अंतर कर दिया और कहा कि 13(2) की बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती। और केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने एक और बड़ी बात कही कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूल अधिकार हो चाहे अन्य पार्ट हो, लेकिन इस पर एक प्रतिबंध है, संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचा बोल सकते हैं या आधारभूत ढांचा बोल सकते हैं। संसद को किस में संशोधन करने की शक्ति नहीं है? संविधान के आधारभूत ढांचे में, या इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। तो संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। कहाँ संशोधन नहीं कर सकती? यहाँ नहीं कर सकती। बाकी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किसके द्वारा? संविधान संशोधन विधि के द्वारा, न कि सामान्य विधि के द्वारा। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 26वें और 29वें को क्या मान लिया? वैध मान लिया। क्योंकि ये वाद आया ही था 24, 25, 26 और 29 को चुनौती देने के लिए, तो उन चारों संविधान संशोधनों को इस वाद में वैध मान लिया। 25वें संविधान संशोधन के एक पार्ट को न्यायालय ने इस वाद में अवैध ठहराया था। बाकी चारों संविधान संशोधनों को वैध मान लिया और इसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संविधान में परिभाषित नहीं है, न्यायालय के द्वारा दिया गया है और न्यायालय समय समय पर बताता है कि कौन से भाग आधारभूत ढांचे के भाग हैं। आधारभूत ढांचे का मतलब है संविधान के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन पर पूरा संविधान टिका हुआ है, वो आधारभूत ढांचा होता है। जैसे विधि का शासन, समानता का अधिकार हो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, पंथ निरपेक्षता, गणतांत्रिक शासन प्रणाली, निष्पक्ष चुनाव, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आधारभूत ढांचे के भाग हैं जो न्यायालय ने समय समय पर बताए हैं। न्यायालय ने अलग अलग वादों में अलग अलग निर्णय देते समय अलग अलग भागों को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया है। इस निर्णय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रभावी माना था। तकनीकी रूप से तो मूल अधिकार प्रभावी होते हैं, मूल अधिकार ही प्राथमिक होते हैं क्योंकि वो न्यायालय के द्वारा लागू करवाए जाते हैं, जबकि इस वाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसको प्रभावी मान लिया? नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी मान लिया। 39B और C को किस पर प्रभावी मान लिया? 14, 19 और 31 पर। यानी ये प्राथमिक हो गए, ये द्वितीयक हो गए। 25वें संविधान संशोधन को न्यायालय ने क्या माना था? वैध मान लिया। तो वैध मान लिया, इसका मतलब ये नीति निर्देशक तत्व इनसे ज़्यादा प्रभावी हैं। यानी मूल अधिकारों पर किसको प्राथमिकता दे दी? न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दे दी। तो ये केशवानंद भारती का वाद है।
फिर इस पर सरकार ने क्या किया, जब ये निर्णय आया तो सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी उसको देख लेते हैं। केशवानंद भारती के बाद में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है। सरकार ने इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। इसमें सरकार ने 3 बातें जोड़ी थी। कहा कि संसद, इस संशोधन के द्वारा सरकार ने संविधान में 3 बातें जोड़ दी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात कही, संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। नहीं होगा। और तीसरी बात और जोड़ी थी, सभी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्रभावी होंगे। ये 3 प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा केशवानंद भारतीवाद के बाद में सरकार ने किए थे। तो सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के बाद में कौन सा मामला आया जिसके द्वारा मूल अधिकार और डीपीएसपी में फिर विवाद हुआ, तो आइए देखते हैं। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स वाद, इसके बाद में जो मामला आया था वो है मिनर्वा मिल्स वाद 1980। ये मामला आया था। ये मामला क्यों आया था, इसके पीछे कारण क्या था विवाद के पीछे, देखो 1974 में कर्नाटक में इस मिल को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था। इस मिल को क्या कर लिया, अधिग्रहित कर लिया था। ये मिल घाटे में चल रही थी और कर्नाटक सरकार के कानून के द्वारा इस मिल को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। और जिस कानून के तहत इस मिल को अधिग्रहित किया उस कानून को 39वें संविधान संशोधन के द्वारा 39वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब है इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, है ना। तो ये विवाद था। तो इस विवाद के बाद में इस मामले को मिनर्वा मिल्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्णय क्या दिया, देखो। तो यानी मिनर्वा मिल्स वाद के मामले में 39वें तथा 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, देखो। उच्चतम न्यायालय ने पहले तो 42वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान जोड़े गए थे उनको अवैध ठहरा दिया कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, इसको अवैध घोषित कर दिया। और सभी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्रभावी होंगे, इसको अवैध घोषित कर दिया। 2 काम तो मिनर्वा मिल्स में उच्चतम न्यायालय ने ये किए, इन दोनों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और न्यायालय ने क्या कहा इस वाद में, न्यायालय ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति मनमानी नहीं है। संसद की संशोधन करने की शक्ति, संसद की संशोधन करने की शक्ति मनमानी नहीं है। करने की शक्ति असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचे का भाग है। यानी इस वाद में
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति नहीं है, जो भी संशोधन करेगी उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। एक बात तो ये कही थी। दूसरी बात न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि भाई जो मूल अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी डीपीएसपी और मूल अधिकार में विरोधाभास नहीं है, दोनों ही सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के साधन हैं। इसलिए दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। और इस वाद में न्यायालय के द्वारा मूल अधिकार और डीपीएसपी के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध का सिद्धांत दिया था, यानी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया था। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया था, जिसको क्या बोलते हैं, सामंजस्यपूर्ण संबंध का सिद्धांत। इसका मतलब है कि भाई जो मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि अनुच्छेद 39 BC 19 1F का विरोधी है, अनुच्छेद 29 2 46 का विरोधी है। इस बात के लिए इस वाद में मना किया गया कि दोनों ही सामाजिक न्याय प्राप्त करने के साधन हैं और दोनों ही सामाजिक क्रांति से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। पूरा संविधान क्या है, आंगिक है। पूरा संविधान एक ही लक्ष्य के लिए लिखा हुआ है, इनका कोई अलग अलग लक्ष्य नहीं है। तो इस वाद के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार और डीपीएसपी को एक दूसरे का पूरक बता दिया, उसके बाद में सरकार ने क्या किया, देखो सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी। इस वाद के बाद में सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसके माध्यम से क्या किया सरकार ने, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो जब संपत्ति का अधिकार ही समाप्त हो गया तो पूरा जो मूल अधिकार और डीपीएसपी का विवाद था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि मूल अधिकार और डीपीएसपी का विवाद संपत्ति के अधिकार के कारण ही उत्पन्न हो रहा था। सरकार सामाजिक न्याय के लिए लोगों से संपत्ति ले रही थी, लोग कह रहे थे कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, इसलिए मामले न्यायालय में जा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया। तो मूल अधिकार और डीपीएसपी का मामला का जो विवाद था वो भी समाप्त हो गया।